नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं वही खास कार्यक्रम, चुनाव में जो देखना चाहते हैं आप, वो नेताओं का बीपी नापने वाला थर्मामीटर है, थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब जब मैं जो मेहमान हैं आज, जब मैं उनका इंटरव्यू करने आ रहा था तो मेरी गाड़ी में लोगों ने कहा कि सर ये पाउडर वाउडर मत लगाना आप। तो हमने कहा क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा चेहरा ठीक हो जाता है। बोला ना पाउडर लिपस्टिक वाले के यहाँ तो जाना नहीं है, तो ज़रा उसके संभल करके, ना पाउडर ना लिपस्टिक, सीधा सीधा आप जाना, जैसे सड़क छाप पत्रकार हो आप वैसे ही पहुँच जाना। अब इतना कहने के बाद आप समझ रहे होंगे कि हम हैं इस वक्त कलायत में, और जिनको थर्मामीटर लगाएंगे बिना लिपस्टिक पाउडर का, उनका नाम है जेपी। तो बहुत बहुत जेपी भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हमने कहा आपका करना है इंटरव्यू, तो लिपस्टिक पाउडर तो आपके यहाँ सख्त मनाही है कि वो लगा के नहीं जाना है। मतलब ये कि आजकल आप भाषण में बता रहे हैं कि नेता कैसा होना चाहिए, उसको क्या पहनना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। पहनने का झगड़ा नहीं है। नेता वो होना चाहिए जो जनता के वायदों पर खरा उतरे, जो जनता के साथ विश्वासघात ना करे, और जो असली चेहरा है वही जनता के सामने ले आए, वो नेता होता है। मतलब असली कैसे होता है? तो जो मैं हूँ, मतलब आदमी पाउडर लिपस्टिक लगाएगा तो असली नहीं रहेगा। पाउडर लिपस्टिक का मायना क्या है? मतलब आप बताइए, आप भाषण दे रहे हैं, आपके पाउडर लिपस्टिक पे मेरी खूब ताली बजा रही है, आप कह रहे हैं दाढ़ी वाड़ी है। हाँ, मेरा जो वो प्रश्न पूछो ना, देखो दो जगह लिपस्टिक पाउडर यूज होता है। एक तो हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं का श्रृंगार का एक ये सिस्टम, उस पे मेरा कोई मतलब नहीं। एक है लिपस्टिक पाउडर का मायना, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, वो नेता जो अपने असली चेहरे को छुपा करके फील्ड में काम नहीं करते और वो लोगों का विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में मैं हमेशा से कहता हूँ, आज को नया नहीं है। लिपस्टिक पाउडर का मतलब है चिकड़ा चोपड़ा। अच्छा। जो रेत ना लगने दे। अच्छा। जो असली जनता को नहीं आने दे, उसका मायना ये है। ठीक है। ये कई बार आपका मायने चाहे जो हो, है ना, पब्लिक जब ताली बजाती है और आसपास जहां आप बोलते हैं तो उसका मतलब अर्थ का अनर्थ कई बार होता है। नहीं, देखिए, पब्लिक जो ताली बजाती है, इस इलाके की पब्लिक पिछले 30-35 साल से समझती है कि मैं किसको कहता हूँ। नेता का जो भाषण है, भाषण तो ओरेटर बड़े पेशेवर होते हैं, बहुत अच्छी ओरेटरी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। एक नेता, उसको शायद बोलने में दिक्कत भी आए, करने में दिक्कत भी आए, उसका भाषण इतना बढ़िया ना हो, लेकिन अगर वो लोगों के जहन में बैठ जाए तो वही नेता होता है ना, और वही भाषण होता है। तो जो मैं बात कहता हूँ, चिकना चोपड़ा और असली चेहरे को छुपा करके जनता के बीच में आए, इससे कोई श्रृंगार से, कोई महिला से या कोई उससे कोई संबंध नहीं होता। ये नेताओं के प्रति, और जो मेरी पिछले 35, 40, 36 साल हो गए, 36 साल पहले मैं इन परिवारों से लड़ना शुरू किया था। इलाके की जनता जानती है कि मैं क्या कहता हूँ, व्यक्तिगत किसी से। मतलब आपकी छवि है बड़ा, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ, रस्टिक, है ना, एकदम जो आम लोगों से जुड़ाव वाले नेता के तौर पे। अभी आपने ये कह दिया, लोकसभा के चुनाव में आपने कह दिया था, मतलब आपको या तो शौक है कि आप कंट्रोवर्सी में रहे, या जानबूझ करके उंगली करते फिरते हैं कि मतलब किसी को ना अपने चैन में रहना। आप तो एक लाइन कह के चल देते हैं, फिर बाकी जो है सो उस पर उलझे रहते हैं। अब आपने पिछली बार कह दिया कि जो विरासत है वो तो बेटा बढ़ाता है, बेटी थोड़ी बढ़ाती है। देखिए, ये हर चीज़ के अपने अपने समय पर अपने अपने मायने हैं। अब आगे की बात करो ताजी पचली, मेरा शो क्यों है? मैं जो कहता हूँ, मेरा अपना एक सिस्टम है। मैं किसी व्यक्ति पे कभी ज़िंदगी में कटाक्ष नहीं किया। और बाई इलेक्शन में तो आप लोग भी उसमें शामिल थे ना, इसमें
लोकसभा के चुनाव में कभी तो जेजेपी के उम्मीदवार कहे कि मेरी पिटाई करवा दी, कभी इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार मेरे खिलाफ कुछ भी अलग अलग प्रचार करे, कभी बीजेपी के रणजीत सिंह का पोता यही कहे कि जयप्रकाश ने मेरी गाड़ी तोड़वा दी। क्योंकि जयप्रकाश के खिलाफ ना तो कोई चरित्रहीनता का आरोप लगा सकता, ना जयप्रकाश के ऊपर भ्रष्टाचारिता का आरोप लगा सकता, ना जयप्रकाश के बारे में कोई ये कह सकता कि चेहरा बदल के जनता में आता है। तो मैं उन नेताओं के खिलाफ बोलता हूँ, व्यक्तियों के नहीं, मतदाताओं के नहीं, जो पिछले 30-35 साल से जिन परिवारों से मेरी लड़ाई है। वो क्या कहते हैं, अब इन लोगों का क्या, इन्हें तो हर चुनाव में एक ड्रामा करना है, खुद तो पार्लियामेंट की दहलीज देख नहीं पाए। अब वो चाहते हैं कि जयप्रकाश का भी वही हर्ष हो, क्योंकि ये ठगी ठोरी, ये धूर्त राजनीति लंबे अरसे चलने वाली नहीं है। आप ये देखिए राहुल जी के खिलाफ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत बड़ा भारी पूरे देश में एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया। जो लोग 2 साल पहले राहुल जी के प्रति कुछ समझते थे, इस यात्रा के बाद और इस लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद आज वही लोग ये कहते हैं कि देश में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर है और सच्ची कहने वाला है तो राहुल गांधी है, क्योंकि सच्चाई तो जनता के सामने आएगी। अभी प्रधानमंत्री आए थे कुरुक्षेत्र में, वो कह के गए कि संविधान की किताब लेकर करके कांग्रेस के लोग लोकसभा में आए, उसके पहले कि प्रचार करते रहे कि बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे। अब खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सरकार में आए तो रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। ये आपने सुना होगा, बीजेपी के तमाम लोग लगातार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आए थे। यार प्रधानमंत्री की बात के ऊपर को विश्वास करता है? प्रधानमंत्री जी का जो पार्लियामेंट में भाषण था, और ये भारतीय जनता पार्टी तो एक झूठ और फरेब करने वाले नेताओं का एक टोला है। इन्होंने ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता रहे कि इन्होंने कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर महीने 2 करोड़ रुपए, हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे। वो दिए क्या? बताओ दिए तो? किसान की आय 2022 तक दुगनी कर दें, कर दी क्या? गरीब की जो ये अपना कौशल रोजगार निगम, इसकी क्या हो रहा है? मनरेगा जब इस देश में कानून बनाया, मैं मेंबर पार्लियामेंट था और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध करते थे। अब इनको पीड़ा हुई कि कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे। हमने कह दिया, राहुल जी का हमारा चुनाव घोषणा पत्र आया जो इंडिया गठबंधन का, कि आज 235 रुपये के आसपास मजदूरी है नरेगा में, केंद्र सरकार 400 करेगी। तो प्रदेश हमारी पार्टी जो है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने कहा कि हम इसको 600 रुपये करेंगे। तकलीफ है, पीड़ा है। आप एमएस की बात कर रहे हैं, एमएसपी की। अभी प्रधानमंत्री आए कह रहे थे कि हरियाणा में जो भाजपा सरकार है वो 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है। कांग्रेस वालों से पूछिए, कर्नाटक में, तेलंगाना में उनकी सरकार है, वहाँ एमएसपी क्या है, कितनी फसलों पर है और कितने किसानों की हालत क्या है। तो जहाँ कांग्रेस का राज है जिन राज्यों में, उसकी तुलना कर लें हरियाणा से। जब ही तो इस देश का सत्यानाश हुआ कि देश की सत्ता के ऊपर ऐसा व्यक्ति बिठा दिया जिसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ज्ञान नहीं। जब भी तुम कहते कि संविधान बदलना चाहते थे, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे दलित समाज के बच्चों का, जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को इस जाबर पुलिस की लाठी गोली खा करके संविधान को बचाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं किसान संगठनों का, जिन्होंने 730 किसान शहीद करके अपनी शहादत दे करके किसानी बचाने का काम किया। वरना मैं एक प्रश्न पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से, पर मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, अगर बहुमत मेरे साथ तो मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। आज बहुमत उनका है तो वो प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी को इस बात का ज्ञान नहीं, देश को भ्रमित कर रहे हैं कि एमएसपी ये केंद्र सरकार का इशू है, प्रदेश सरकार का है क्या? क्योंकि इन्हें पता है 20 दिन के बाद तो उनकी सरकार ही नहीं रहनी है, एमएसपी किसकी देंगे भाई? अगर एमएसपी देनी है
केंद्र सरकार से दिलाओ और कानून की गारंटी दिलाओ, मैं उनका स्वागत करूंगा। और ये जो प्रधानमंत्री जी कह के गए आरक्षण वाले मसले पर कि जो कांग्रेस कहती है, अभी आप व्यस्त रहे इसलिए सुन नहीं पाए होंगे पूरा, कि कांग्रेस के लोग तो अब आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी मंशा साफ हो गई कि सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बराबर कर देंगे। अच्छा, बोला ना खाता ना भाई, प्रधानमंत्री के लिए सोच सही। प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसी का विश्वास है ही नहीं। आज प्रधानमंत्री जी की बात पे इस देश की जनता विश्वास नहीं रख रही, जिसका उदाहरण आपके सामने है। इन्होंने राम जी का नाम लिया, राम जी के साथ ज्यादती करी। राम हमारा था, बीजेपी वाले ठेकेदार नहीं थे राम के। राम जी के मंदिर में राम जी ने आशीर्वाद किसको दिया? इंडिया गठबंधन को। हनुमान जी ने आशीर्वाद किसको दिया? इंडिया गठबंधन को। श्याम जी ने आशीर्वाद किसको दिया? इंडिया गठबंधन को। भोले बाबा ने आशीर्वाद किसको दिया? इंडिया गठबंधन को। कि इनको अब ये वो तो कहना छोड़ गए, क्योंकि सब हिंदू धर्म के देवी देवता और जनता भी अब विश्वास छोड़ेगी। सबों के सबों ने देख लिया कि तो झूठे लोग हैं, इनकी आस्था नहीं है किसी हमारे देवी देवता में, हमारे धर्म में इनकी आस्था नहीं है। इनकी आस्था है सत्ता में। लोगों को भ्रमित करके, झूठ बोल करके, बरगला करके, धर्म का इस्तेमाल करके ये केवल सत्ता में रहना चाहते हैं। ठीक, कोई मतलब। जयप्रकाश यानी जेपी हिसार से एमपी हैं, बेटा कलायत से चुनाव लड़ रहे, यानी विकास कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे। ये संयोग की बात है कि जेपी और रणदीप जी दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक और अच्छे दोस्त हुआ करते हैं इसी इलाके में, रामपाल माजरा। इन तीनों की तिकड़ी मानी जाती है, कभी इधर कभी उधर, दोस्ती मोहब्बत ये सब बदलती रहती है। लेकिन बहरहाल जयप्रकाश के बेटे कलायत से लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, कैथल से रणदीप के बेटे कैथल से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल ये जो बीजेपी वाली सरकार है, नायब सैनी हैं, ये कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले आजकल पिछले कुछ महीने से मांग रहे थे कि हिसाब दो। तो क्या कांग्रेस वालों को हिसाब नहीं देना चाहिए? ये झूठ की दुकान जो चला रहे हैं, ये सब आपने सुना होगा, दिन रात सुनते रहते हैं। नायब सैनी कह रहे हैं ये झूठ की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं है। और ये सब भर्ती रोको गैंग वाले लोग हैं, इनका अपना तो ठिकाना नहीं है, दूसरे का 10 साल का हिसाब मांगे फिरते हैं। देखिए पहले तो मैं नायब सैनी से एक बात पूछना चाहता हूँ। वो मुख्यमंत्री हैं, क्या नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद की गरिमा कहीं बची है? मुख्यमंत्री के ऊपर एक शैडो मुख्यमंत्री है। जैसे विदेशों में है एक गवर्नमेंट, एक शैडो गवर्नमेंट। शैडो गवर्नमेंट होती है विपक्ष की। तो आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री एक शैडो मुख्यमंत्री के नीचे काम कर रहा है। मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं बची है कि वो व्यक्तिगत कोई निर्णय ले ले। जब कोई मुख्यमंत्री व्यक्तिगत निर्णय ना ले, रिमोट कंट्रोल से चले, तो मैं समझता हूं कि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसकी बात का मैं जवाब क्या दूं? हमने हिसाब मांगा है और मुख्यमंत्री में थोड़ी सी नैतिकता है या भाजपा में थोड़ी सी भी नैतिकता है। मेरे दो बात का जवाब दो। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता छोड़ी, हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर कर्जा था लगभग 65,000 ऊपर नीचे। और उस 65,000 कर्जे में हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए थे कि नहीं लगाए थे? उनको तो आपको पता होगा कि वहाँ पर यहाँ पर हाँ, नहीं ठीक है, भरे थे। हाँ। हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना शुरू कर दिया था फतेहाबाद में। हमने एक्सप्रेस हाईवे बना दिए थे। हमने 9 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके उद्घाटन कर दिया था, चालू है। और इन बेईमानों ने हांसी बुटाना लिंक नहर के ऊपर स्टे ना लेते तो आज जो कलायत की दुर्दशा है, इसके लिए लोकदल, चौटाला परिवार, चाहे जेजेपी में है चाहे बीजेपी में है, इसकी दुर्दशा में सबसे बड़े दोषी या एक जेजेपी लोकदल, INLD, ये तीन घटक हो गए। उस एक का बन गया लोकदल। मतलब एक INLD है, INLD से
भाई लोकदल ही आईएनएलडी है, आईएनएलडी से जेजेपी बन गया। और बीजेपी की बैसाखी है, बीजेपी की बैसाखी है, तो आप बताएंगे। नहीं मैं नहीं, सारा देश बता रहा है। इशार बताई थी नहीं, 22,000 वोट पे निबट गए। ये पूरा तो कौन देवेगा, ये तो 17,000 बिल्लू ने हुए मिल गए अभय सिंह ने, पूरा तो 2,000 भी नहीं आंदे क्या है, क्यों लोगों को पता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे इलाके में जो दुर्गति की, हमने 350 करोड़ रुपया हांसी बुटाना लिंक नहर पे इसलिए खर्च किया था ताकि जो हमारा पंजाब में प्रतिदिन हजारों क्यूसिक पानी पंजाब को बह रहा है, अगर वहाँ से पंचर होता, ये चौटाला परिवार सुप्रीम कोर्ट में स्टे ना लेता, तो वो पानी हांसी बुटाना नहर में आता, और हांसी बुटाना नहर में आता। आज 1 महीना से सरकार हमें पानी नहीं दे रही। अभय सिंह चौटाला ने ये तो चिट्ठी लिख दी बीजेपी के कहने से कि भाई चुनाव की तारीख बढ़ाओ। ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि आज 1 महीने से नहर में पानी नहीं है, वेस्ट जमुना कैनाल का और भाखड़ा का पानी हमारा बंद है। आज तक वो आवाज़ उठाई क्या उसने? जेजेपी वाले इस नहर के इशू पे बोले आज हमारी नहरों में पानी नहीं है, क्यों बोले? ये तो तोते हैं दोनों पार्टी बीजेपी के, जैसे ये ईडीबीडी है ना, ये तोते हैं ऊपर लांगे, तो ये तो तोते तोतिया का खेल हो रहा है। हमारा इलाका तो लूट लिया इनने। कोई थर्मल प्लांट बनाया हो, कोई हाइडल प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाया हो। एक एक्सप्रेस हाईवे के आपके माध्यम से जनता को मैं क्लैरिफाई कर देता था, 152D इन्होंने नाम बदल दिया। हुड्डा साहब की जब सरकार थी, युद्धवीर सिंह जी NHI के चेयरमैन थे, युद्धवीर मलिक, इसका नाम रखा था ग्रीन कॉरिडोर। इन्होंने सोचा कि किसी को पता ना लग जाए कि योजना हुड्डा साहब की है, इन्होंने लिख दी 152D। अब जो ये कटरा दिल्ली बनने लग रहे हैं, इससे अपना दिल्ली से कटरा सड़क है, KMP से निकलेगा। भाई साहब इतनी नॉन सीरियस गवर्नमेंट, इतना नॉन सीरियस सिस्टम, तो मैं साहब तो मैं मांग रहा हूं, हमने जो काम गिनाए नहीं हुए तो बता दो। उस वक्त कर्जा 65,000 करोड़, आज हरियाणा सरकार के सिर के ऊपर कर्जा है 4 लाख समथिंग करोड़। तो बजट भी तो बढ़ गया ना, बहुत कई गुना बजट बढ़ गया। अरे बजट का पूरा एक इकोनॉमिक्स होता है। गया कहाँ बजट, गया कहाँ? बीजेपी की बिल्डिंग बनाने के लिए, RSS के भवन बनाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना फंड इस बीजेपी के पास था तो जब ये विपक्ष में थे तब ये इतनी बड़ी बड़ी दफ्तर और बिल्डिंगें क्यों नहीं बनवाई? आज कहां से आई? एक ये बताएं, 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, मेरा प्रश्न है मुख्यमंत्री जी से, 1 इंच का है मैंने, 1 मेट्रो का टावर बनाया हो, एक RRTS जो गुड़गांव से हिसार आनी थी उस पर कोई काम किया हो, RRTS दिल्ली से पानीपत आनी थी उस पर कोई काम किया हो, 1 एक्सप्रेस हाईवे इन लोगों ने बनाया हो, 1 यूनिवर्सिटी सरकारी बनाई हो, मेडिकल कॉलेज भी बनया है कि नहीं बनया उसे पर लठबाजन लाग रहा है। 9 साल हो गए जींद में मेडिकल कॉलेज बनते लोगों शुरू नहीं हुआ। कोई थर्मल नहीं, कोई बिजली का इंतजाम नहीं, कोई नहर नहीं, तो इन्होंने किया क्या है? 4 लाख करोड़ कर्जा किस बात का है? तो हिसाब मारे मांगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, हम अगर कलायत पर आ जाए, है ना, आजो कलायत में आप एक बार रहे, इंडिपेंडेंट MLA रहे, उसके बाद फिर सूखा का मौसम रहा, सूखा ही सूखा रहा, वो तो फिर हरियाली आपको जाकर करके आदमपुर लड़ते लड़ते हिसार में हरियाली आपको नसीब हो गई। अब यहाँ से बेटा आपका डेब्यू, सिनेमा में कहते हैं ना डेब्यू करना, यानी कि एंट्री हो रही है। कलायत का दर्द क्या है? आप जीते हारें वो एक अलग मसला है, जीत के ही नेता तो होता नहीं है, तो कलायत का दर्द क्या है? देखिए कलायत का दर्द है, मैंने राजनीति शुरू की थी 1986 में जी। उससे पहले हमारे इस इलाके पर वर्चस्व रहता था 2 नरवाना सब डिवीजन के परिवारों का। दोनों परिवार हमारा इलाका रिजर्व था, तो इनकी मौज हो रही थी। विधानसभा के चुनाव होते
तो कहते किसको वो दुआएगा, किसको टिकट वो दिलवाएगा। ब्लॉक समिति का चुनाव होता तो चेयरमैन, वोट हमारी, चेयरमैन नरवाना से पूछ के आना पड़ेगा कौन बनेगा। लैंड मॉर्गेज बैंक का चुनाव होता, नरवाना पूछ के आना पड़ता था। कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होता, नरवाना पूछ के आना पड़ता था। वोट किसको देना है? और बनते इसी परिवार के थे जो आज ये दुष्प्रचार कर रहे हैं मेरे खिलाफ। ये वही परिवार है। लोगों को तो मालूम अब पड़ जाएगा, पड़ गया, समझ गए 2-3 दिन से कि जेपी की लड़ाई कहाँ है। मेरी तो चंद दो परिवारों से लड़ाई है और 3 औरों से 5 है जिन्होंने हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में खुल करके नंगा नाच किया, बीजेपी का साथ दिया और फिर जेपी जीत के आया। तो लोगों का कहीं न कहीं मेरी बात के ऊपर विश्वास था, तभी तो वोट दिया ना। ये ड्रामा शुरू कर रहे हैं। अब मेरे वकील आज, मैं तो किसी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं। कभी मेरे खिलाफ मैंने एक बात कही थी, मेरा एक वीडियो निकालो, सब वीडियो थे ही नहीं। 1989 में भी इस तरीके से आरोप लगे थे मेरे ऊपर। तो इसी परिवार ने, जिन्होंने आज ये अलगन प्रचार मेरे खिलाफ कर जाने का प्रयास है, फेल हो गए। लोग नहीं माने, लोगों को अब कोई विश्वास नहीं। 1% भी ये मेरा वोट चेंज नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी का इन ड्रामों से। ये कहा कि जेपी ने एक किडनी कांड हुआ था, हुआ था कांड जी, बहुत नाम आया था आपका, मेरा नाम आया था। अब आप इसी के माध्यम से लोग हिसाब लगा लें कि इसमें सच्चाई क्या, जो आज ड्रामा रुसो। मैं रूडा साहब रैली कर रहे बड़ौदा में, आप जैसे मित्र लोग आए ओबी वैन लेके, और एक ही बात कहें कि जेपी। मैं बोला रूडा साहब नहीं, जेपी घिनौना काम नहीं कर सकता। तो मैंने क्या मामला है? मैं एमपी था, हुडा साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो बोला यार नुके जेपी इस कांड में है, जेपी बेचे करता किडनी काट के मामा तो न्यू भी मेरा किडनी कड़े से हुआ है। मैं एक मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी का, हमारी प्रदेश में सरकार, मैंने मुख्यमंत्री से कहा इसकी सीबीआई से जांच कराओ और उन चोरों को पकड़ो जिन्होंने झूठा मेरा नाम के छीटने का प्रयास किया। सारे लोग दुलाड़े पूड़े ठाए हांडे। अरे मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरा पुतला फूकण। बोला तेरा किडनी कांड में हाथ है। मता मैंने तो कराए रखे आई हो। सीबीआई की जांच हुई, 15 दिन के अंदर अंदर सीबीआई ने रिपोर्ट दी कि ये जेपी वो जेपी नहीं है, ये जेपी दूसरा है। हुआ क्या? डॉक्टर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, एक नेता का भाई आइयो, कांग्रेस के नेता का, मेरे साथ तो बड़ा जुर्म हो रहा है, दूसरे नेता का जीजा एडिशनल सीपी, और अग्रवाल को ये कहें कि तेरा केस ढीला कर देंगे तो जेपी कहिए। जेपी अगला सो शब्द मैं नहीं कहना चाहता, चुनाव है, मैं मेरी वजह से किसी की जात नहीं खराब करता। जेपी कह दियो, हम आप पे काम चला जाएंगे। एक नेता ने जिम्मेवारी ले ली, 3 नहीं मेरे खिलाफ, कि वीडियो में मैं दिखाई दूंगा ना, इसमें टीवी पे। आपको याद होगा IBN 7 में छपा था, और जब मैंने IBN 7 के खिलाफ डेफामेशन डाला तो मुझसे माफ़ी मांगी, और क्लियर हुआ कि किसने करवाया है। मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं उसी के, जब CBI की गिरफ्तारी में था ना, स्टेट गवर्नमेंट की, मैंने उससे पूछा रहा भले आदमी, मैं तो तुमने जानता भी नहीं, मेरा नाम क्यों ले दिया। लेकिन जनता के सामने जब आया, वो कहता जेपी मेरे गले तांस खेले करता। मैंने तांस का नहीं मेरा क्यों है। वो कोई दारू पिए करता, मैंने कहते दारू नहीं पी। जे दारू पी लंदा चरित्रहीन हो जंदा, फिर मैं इनके खिलाफ कैसे लड़ता। चरित्रहीन परिवारों के लोगों के नेताओं के खिलाफ चरित्रवान आदमी ही लड़ सकता है। पब्लिक तो हमारी मालिक, इनसे हम क्यों लड़ेंगे ये बताओ। जो मेरे रास्ते में बाधा ना हो, हम उससे क्यों नाराज, क्यों उनके खिलाफ। तो किडनी का अब नाम ले को किडनी कांड का, फिर देख तमाशा। एक दिन बोले दिए मोबाइल में जाइए, बोला जेपी टेलीफोन करा, इसकी तार काट ले, इसमें तार है वे लोगों, वहीं काट के दिखाया जो प्रलपा सर वहाँ ये परिवार क्या है
ऐश और ऐश्वर्य की राजनीति करने वाले जयप्रकाश की मेहनत को रोक नहीं सकते। एक दिन डिले हो सकता है, लेकिन जीत सच्चाई की। मतलब जो आप कह रहे हैं मैं तो समझ ही रहा हूँ, पब्लिक भी इतनी होशियार तो होगी कि वो समझ रही होगी आप क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मन्ने के बेरा आपको समझ लेंगे, मन्ने के बेरा हैं? क्या आप वर्गे होंगे तो समझ लेंगे, जो मेरे वर्गे होंगे बेचारे रह लेंगे। समझता है कैथल जिला, तो हरियाणा समझता है, सबको पता है। हाँ, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ खुला चुनाव प्रचार किया वही लोग हैं, वही लोग हैं। नेता लोग नहीं। हाँ, नेता। हाँ, कलायत में चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने? मेरे हिसाब से तो कलायत में मेरे सामने कोई चैलेंज है नहीं। मतलब आदमी जिस दिन पैदा होता है और जब तक इस दुनिया में रहता है तो उसके सामने चैलेंज तो रहता ही है। चैलेंज कोई नहीं। तो पॉलिटिकल चैलेंज कोई नहीं है। मतलब आप बाकी सब बैठ गए या आपको छोड़ बैठा देंगे? हाँ। मतलब आपको, मतलब किसको बैठा देंगे? कमलेश ढंडा को बैठा देंगे, अनुराग ढंडा को बैठा देंगे, रामपाल माजरा को बैठा देंगे। तो आप बोलिए, जिसका मर्जी बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, 5 दिन के चुनाव चलने के बाद सारी स्थिति सामने आ जाएगी। जैसे ही सहारा की थी ना पार्लियामेंट में, फार्म तो 3 न भरे थे, सारा कुनबा था। एक 21,000 रुपये रह गया, एक 22,000 रुपये, नोटा भी 23 पे पहुंच गई, नोटा भी 23,000 रुपये पहुंच गई। तो न्यू हो रहा है। देखिए क्या है यहाँ का राजनीतिक समीकरण की बात करूँगा। यहाँ कांग्रेस के वोट हैं, यहाँ जयप्रकाश के संघर्ष और मेहनत के वोट हैं। यहाँ जयप्रकाश और इसके साथियों ने जो इन 2 परिवारों से कलायत में राजनीतिक जमीन छुड़वाई थी, ये उनके संघर्ष का नतीजा है। एक है लोकदल। लोकदल का कैंडिडेट मेरा मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, रामपाल माजरा। लेकिन लोकदल को जो वोट देगा, सबको पता है कि सीधा लाभ भाजपा को हुआ, और इनका सहयोग इन्होंने किया, गठबंधन किया बसपा से। बसपा का या कांशीराम जी की या मायावती जी की नीतियों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति लोक दल के नेताओं पे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि 1999 के लोकसभा के चुनाव में लोकदल का और कांशीराम जी का समझौता हुआ था, आपको याद होगा। जैसे ही 5 बजे वोट पड़े, तोड़ के कांशीराम जी से बसपा से समझौता और बोले हम तो जन्मजात बीजेपी के अलाई से, बीजेपी के साथ चला गया। और एक और तमाशा की बात, कल ही इनके गठबंधन में हलोप्पा है। पूरे वो साफ ही कह दिया, बोला भाई हम तो जीते दे बीजेपी के ले जावांगे, लोकदल और हम। तो बसपा का जो मतदाता है, जो संविधान को बचाने के लिए जिसने अपनी कुर्बानी दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों पे जो चल रहे हैं, आप ये बताइए कि वो लोकदल को वोट नहीं देंगे। लोकदल साफ, जजपा तो कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि जो जजपा के उम्मीदवार आएगा, लोग ये पूछेंगे तेरी खोलिए हाथ, 730 किसानों के खून के धब्बे हैं इनके हाथ। 730 किसानों की शहादत देने के लिए अगर किसान को मजबूर किया है तो जेजेपी ने किया है। जेजेपी समर्थन वापस ले लेती तो ये किसान बच जाता। 2 खत्म, तीसरी रहेगी भाजपा। भाजपा तो अपना सियाब दे सकती है, और तो जमा नाश होया पड़ा है कैथल में, बुरा हाल कलायत में। बच्चे हिसाब मांग रहे हैं कि रोजगार दिया, विकास करवाया, अस्पताल बना के गया था जब एमएलए था, सब डिवीजन हॉस्पिटल, बेड नहीं डले आज तक, डॉक्टर नहीं आए आज तक, नहरें बनाई थी, पानी नहीं है, अस्पताल बनाया, डॉक्टर नहीं है, स्कूल मैंने बनवाए, उसमें मास्टर नहीं है। तो किया क्या है? हर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर पावर हाउस बनवाए हमने। तो आपकी कहानी तो पूरी सुन ली,
तो अब ये बताइए कि 8 अक्टूबर को सबकी नज़र है, हलवाई वाला भी तैयार है कि हाँ कि लड्डू का ऑर्डर पता नहीं कौन देगा नहीं देगा, दे दिया। तो 8 तारीख को 10, 11, 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे कि उसके बाद लड्डू का ऑर्डर दिया जाए, कि पहले से ही दे मतलब लगता है कि हाँ पहले से दे दिया जाए और लड्डू वाले को कह दिया जाए कि 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 8:30 सवा 8 बजे तुम लड्डू लाके ढोना शुरू कर दो। जिंदगी में हार से कभी निराशा नहीं हुई और जीत से कभी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। ये हार और जीत ये दोनों कार्यकर्ता और जनता की होती है, ये हमारी। मैं अभी लोकसभा के ताज़े ताज़े नतीजे आए, 2 तरह के लड्डू बने हैं। एक तो हमारी पार्टी के ही नेताओं ने जो ये जुमला चला रखे आप कलायत में, लड्डू बांटे जेपी आएगा लड्डू बांटियो। एक तो उस तरह के लड्डू हैं, एक उस तरह के लड्डू हमारे रणजीत सिंह ने पहले बनवा ली। लड्डू काउंटिंग में बनना को है, बोला लड्डू का ऑर्डर दे गया तो ले ले माँ, मैं इतने रुपये करते ले आऊँगा माँ, फ्री में तो धंधा उसे ले जाएंगे। इतनी जल्दी नेताओं को क्या होता है? किसी को मार करके सोना, किसी को राजनीतिक तौर से खत्म करने का प्रयास करना इन नेताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जनता लड्डू बांटेगी, लड्डू बांटेंगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस कांग्रेस की सरकार में कलायत विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि बहुत बढ़िया पद पे जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 8 अक्टूबर का हम भी इंतज़ार करेंगे, बाकी पूरा हरियाणा इंतज़ार करेगी, आप भी इंतज़ार करेंगे, सारे नेता इंतज़ार करेंगे। कर देंगे तो 8 क्या ना देंगे कि ये मतलब 5 को कर देंगे, ये 5 ने कर देंगे। सर्टिफिकेट तो 8 को ही मिलेगा ना, वो तो संवैधानिक तौर से मिलेगा। राजनीतिक तौर से ये इलाका आपको समझा दूं, ये वो इलाका है जहाँ से मुझे 3 बार MP भी बनाया है। फिर बीच में 3 चुनाव में यहाँ नहीं लड़ सका क्योंकि ये फिर कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया। चौथी बार जो MP बना, हम जो 2 बार MLA बने, मैंने बाहर से इसलिए लड़ा क्योंकि मजबूरी थी, यहाँ रिजर्व था। तो यहाँ तो 90% वोट देते हैं जयप्रकाश की पार्टी को और जयप्रकाश के नाम, जयप्रकाश और इसके साथियों के काम। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम हर व्यक्ति के हृदय में चला गया। कांग्रेस का नाम ऐसा में तो यार शशि बाबू ये जो लोकसभा में डिबेट हुई थी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे और फाइनेंस पे, बड़े नुठन कर आए थे बीजेपी के नेता। राहुल जी ने जब अपनी तकरीर शुरू की, पंचर हो गया कि नहीं? पंचर नहीं, पटाखा हो गया, एक सीटी फूक लिकड़ गई। ये न्यू बेट अध्यक्ष महोदय को कहते हैं, अध्यक्ष महोदय आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमें सहयोग दो। ये हमें बोलने नहीं देते। जो व्यक्ति कहता था मेरा 36-56 इंच का सीना है, और मेरे सामने, उसका सीना कैसे सिकुड़ गया? सीना था नहीं, 56 इंच का होता तो 36 इंच का नहीं बनता। बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जेपी जी का अपना अलग अंदाज है, उसके लिए जाने जाते भी हैं और मस्त रहते हैं, दुनिया चाहे जो कहे। अब एक बार ये लिपस्टिक पाउडर भी कर गए, अब देखिए कितनी सफाई से लिपस्टिक पाउडर का आपको डेफिनेशन ने बता दिया कि भाई मैं जिनके लिए कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। पब्लिक तो बड़ी होशियार है, वो समझ जाती है। अब ये भी कह रहे हैं कि देखिए लड्डू भी कई तरह के बंटते हैं, एक वो जो किसी का के गोभी खोदने के लिए तैयार रहते हैं वो भी लड्डू बनवाते हैं, कुछ और लोग भी लड्डू बनवाते हैं। तो जेपी होशियार हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं और इनको पता है कब कहाँ कितना बोलना चाहिए और कब कहाँ कितना पाउडर बोरी से उझल देना चाहिए। बाद बाकी 8 का इंतज़ार आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, पूरा हरियाणा करेगा और जेपी भाई भी करेंगे। बाकी देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।